today we are going to start the topic which is related with chemical kinetics, or the topic is activation energy or energy of activation. So we are going to start the topic energy of activation or activation energy represented by EA. Now the definition of activation energy is that minimum amount of energy other than average internal energy which is required to reactant to reach at optimum or threshold level is called activation energy. In simple words, the minimum amount of energy which is required for reactant to convert into product. एनर्जी की वो कम से कम क्वांटिटी जो रिएक्टेंट को रिक्वायर्ड हो ताकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या फिर एक्टिवेशन एनर्जी। अभी जो हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी है इसकी हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल y axis energy increasing order 0, or here is progress of reaction. We know that reactant has maximum value for concentration when reactant change into product, but यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि एक रिएक्टेंट किस तरीके से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो रिएक्टेंट के पास अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से मौजूद होगी, यहां पर होगा रिएक्टेंट का प्रोफाइल, और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसको हम कहेंगे एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल एक ग्लास में अगर पानी लें तो पानी के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स जिगजैग, हैपर्जर्ड, कंटीन्यूअस और स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करते हैं। अब उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, उनके पास अपनी इंटरनल एनर्जी होती है। उनके दरमियान भी कोलिजन होते हैं, लेकिन वो कोलिजन कैसे होते हैं, इनइफेक्टिव। उन कोलिजन की वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकता, या फिर उस लिक्विड का, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो सकता। अगर हम उस लिक्विड को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दें एक्सटर्नल सोर्स से, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि ये रिएक्टेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। अब ये जो एनर्जी का मैक्सिमम अमाउंट एब्सॉर्ब करता है रिएक्टेंट, ये मैक्सिमम अमाउंट है, ये कहलाता है ऑप्टिमम लेवल या थ्रेशोल्ड लेवल। ये कहलाएगा थ्रेशोल्ड लेवल, और इस पर जो एनर्जी होगी इसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, और यहां से रिएक्टेंट किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। इसका मतलब रिएक्टेंट के पास पहले से अपनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, वो क्या होगी, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि एक से ज्यादा पार्टिकल्स हैं एन टाइम्स, उन सबका एवरेज लिया जाता है, इसको हम कहते हैं एवरेज इंटरनल एनर्जी। अब रिएक्टेंट को कहां तक पहुंचना है, थ्रेशोल्ड लेवल तक, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी की कम से कम क्वांटिटी जो रिएक्टेंट को कहां लेके चले जाए, थ्रेशोल्ड लेवल पर या ऑप्टिमम लेवल पर, ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो सके। इसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और जाहिर करते हैं EA से। अगर हम इसके रिस्पेक्ट से फॉर्मूला लिखें तो टोटल एनर्जी क्या हो गई हमारे पास, एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड, तो एनर्जी ऑफ threshold will be equals to
द समेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी EA प्लस इंटरनल एनर्जी एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और अगर हमें यहां से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एवरेज इंटरनल जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी बिकम्स एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड माइनस एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के लिए इफेक्टिव इनइफेक्टिव कोलिजंस और कैटलिस्ट बताना जरूरी है। तो हम कैटलिस्ट के बारे में भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को साथ ही पढ़ लेते हैं कि विदाउट यूजिंग कैटलिस्ट, विद पॉजिटिव कैटलिस्ट और विद नेगेटिव कैटलिस्ट। तो इसके आगे स्टार्ट करते हैं हम मजीद एक्टिवेशन एनर्जी की ग्राफ। ठीक है, now we are going to move towards explain activation energy with respect to catalyst. First of all, there are two types of catalyst. Those chemical substances and those chemical species which alter the rate of reaction, which increase or decrease rate of reaction without taking part in a chemical reaction. ऐसे तमाम केमिकल सब्सटेंसेस जो के टाइम ऑफ रिएक्शन को कम या ज्यादा कर दें और रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर दें बगैर रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए, वो केमिकल सब्सटेंस कहलाती है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट दो टाइप के हमारे पास, पॉजिटिव, इसको हम एसिलरेटर भी कहते हैं, ठीक है, और सेकेंड वन इज नेगेटिव। नेगेटिव कैटलिस्ट को हम डीएसिलरेटर भी कहते हैं और रिटार्डर भी कहते हैं और इनहिबिटर भी कहते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट, रिटार्डर और इनहिबिटर। पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम क्या होता है? ये टाइम ऑफ रिएक्शन कम कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, जबकि इनवर्स नेगेटिव कैटलिस्ट की आपके पास यूजेज होती है टाइम ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, टाइम ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अब हम दोबारा ग्राफ बनाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का, जिसमें हम x एक्सिस पे बताएंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे जा रहा है, ये जीरो आ गया हमारे पास, और y एक्सिस पर आ गया एनर्जी का प्रोफाइल। एनर्जी आ गई इस पर y एक्सिस पे। अब विदाउट यूजिंग कैटलिस्ट यहां पर है रिएक्टेंट हमारे पास, ये आ गया थ्रेशोल्ड लेवल और ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट और ये आ गया रिएक्टेंट। ठीक है, अब जिसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी उसका नाम क्या है? EA। EA is activation energy without catalyst if we are using negative catalyst। और यहां पर क्या है? एवरेज इंटरनल एनर्जी। if we are using negative catalyst में टाइम बढ़ जाएगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसका नाम होगा EA1। EA1 with नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो EA1 ये हमारे पास है विद नेगेटिव कैटलिस्ट। हमने यहां पर नेगेटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से टाइम इंक्रीज होने का मतलब कि एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को बढ़ा देता है और रिएक्शन की स्पीड को स्लो कर देता है। ठीक है, दिस विल स्लो डाउन द स्पीड ऑफ रिएक्शन। इसके बरक्स अगर हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ लेता है
और यहां पर हमारे पास इसको नाम देंगे EA2। EA2 क्या है? विद पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब देखिए पॉजिटिव कैटलिस्ट में क्या हुआ? पॉजिटिव कैटलिस्ट में टाइम कम लगने का मतलब एनर्जी कम लगी। जब एनर्जी कम लगी है तो यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू कम हो गई और रिएक्शन क्या हो गया? फास्ट। इट मीन दैट विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट यूजिंग कैटलिस्ट, एनर्जी ये थी। जैसे ही हमने नेगेटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल किया तो नेगेटिव कैटलिस्ट की एनर्जी हो गई EA1। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर नेगेटिव कैटलिस्ट ग्रेटर होगी किससे? EA से, विदाउट यूजिंग कैटलिस्ट, और लेस होगी किससे भाई? EA2। EA2 की जो एनर्जी वो लेस होगी किससे? विदाउट यूजिंग कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन क्या होंगे? फास्ट। इनकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कम। इनको टाइम लगेगा कम, इनका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर इसमें इफेक्टिव कोलिजन क्या होंगे? ज्यादा। इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होंगे यहां पर? ज्यादा। इसके बरक्स EA1, ये रिएक्शन जिसमें हमने नेगेटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल किया था, ये रिएक्शन होंगे स्लो और इनकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, इनको टाइम ज्यादा लगेगा और अगर ओवरऑल तमाम चीजें देखें तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा और यहां पर इफेक्टिव कोलिजन्स कम होंगे, जबकि इनइफेक्टिव कोलिजन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इट मीन दैट, सिंपल इज दैट कि पॉजिटिव कैटलिस्ट जब होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है और रिएक्शन फास्ट हो जाता है। एनर्जी की वैल्यू कम देनी पड़ेगी, रिएक्शन फास्ट। और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी और रिएक्शन क्या होगा? स्लो। और अगर कैटलिस्ट नहीं है तो एक मॉडरेट केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल इज दैट एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट को चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। विदाउट यूजिंग कैटलिस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है रिएक्शन को 2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन अगर हम नेगेटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो 2 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा। जब 2 घंटे से टाइम ज्यादा लग रहा है, इट मीन दैट एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा चाहिए। और अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेंगे तो 2 घंटे से टाइम कम लगेगा। इट मीन दैट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम रिक्वायर्ड है। तो ग्राफ में हमेशा मॉडरेट के ग्राफ के अंदर एक नॉर्मल ग्राफ बना दें, नेगेटिव में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को बढ़ा दें और पॉजिटिव के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर दें। सबको पहुंचना एक ही पॉइंट पर है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है। कहीं पे टाइम ज्यादा लगता है, कहीं पे टाइम कम लगता है। कम टाइम कहां लगेगा? जहां पे पॉजिटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा टाइम कहां लगेगा? जहां पे नेगेटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट करते ही है कि अल्टरनेट रास्ता प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट को ताकि वो चेंज हो जाए प्रोडक्ट के अंदर। ज्यादातर आयनिक के रिएक्शन फास्ट होते हैं तो उनको मॉडरेट में या स्लो डाउन करने के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। और जो कुछ रिएक्शंस होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं तो वहां पे पॉजिटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कांटेक्ट प्रोसेस में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। ज्यादातर हाइड्रोजनेशन के लिए प्लैटिनम, निकल इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। और इसी तरह हैबर-बॉश प्रोसेस के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए ज्यादातर निकल, प्लैटिनम या प्लैटिनम इस्तेमाल किया जाता है यूज एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो डिपेंड करता है कि हमें कम टाइम में या ज्यादा टाइम में कितनी देर में रिएक्शन कंप्लीट करता है, तो उसके रिएक्टेंट के रेट के लिहाज से हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद की जाती है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको समझ आ गया होगा विद रिस्पेक्ट टू positive and negative catalyst. If you have any query regarding understanding the relationship between activation energy with catalyst, so you can directly comment or message. Till then अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।